subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic concepts of the QSAR. तो आज की इस वीडियो पे हम QSAR मीन्स क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ड्रग डिज़ाइन को लेकर। सो बेसिकली दिस इज पार्ट ऑफ ड्रग डिज़ाइन। ये आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री में इन्वॉल्व है। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो ये आपके बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 यूनिट नंबर 5 का पार्ट है। इसके अलावा ये आपके MSc केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। And if you want to watch my previous videos regarding the organic chemistry, medicinal chemistry और pharmacology, you can check description box below or by using this link. इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से नोट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो QSAR। सो बेसिकली आप जो मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें आपने ACR बहुत बार पढ़ चुके हैं। ACR मतलब होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, मीन्स स्ट्रक्चरल चेंजेस होने से क्या उनकी एक्टिविटी में चेंजेस होंगी, वो जो रिलेशन है वो एक तरीके से SAR का पार्ट है। बट उसको क्वांटिफाई करना, उसको एक मैथमेटिकली फार्मूला पे लाना, एक क्वांटिटिव हमको शो करना, प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना, वो एक तरीके से है आपका क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप मीन्स QSAR। So QSAR is a computational modeling methods for revealing the relationship between the structural properties of the chemical compounds and the biological activities. So basically ये स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं आपके केमिकल कंपाउंड्स की, चाहे आपके लॉग-पी मतलब पार्टीशन कोफिशिएंट हो, मॉलिक्यूलर साइज हो, एटॉमिक नंबर हो, एटॉमिक साइज हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, जियोमेट्री हो, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को क्वान्टिफाई करके उनके बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेशनशिप क्रिएट करना एक तरीके से मैथमेटिकली मॉडल है, जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि अगर जैसे कि बात करें हम लोग पार्टीशन कोफिशिएंट की, लॉग पी से हम उसको डिनोट करते हैं या लॉग पी से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो पार्टीशन कोफिशिएंट अगर ऑक्टेनॉल अपॉन वाटर के हो, मतलब लिपिड पार्टीशन कोफिशिएंट हो, तो अगर आपके जो सब्सटेंस हैं वो हाईली लिपिड सोलुबल मटेरियल पे हैं या फिर तो क्या होगा, उससे उसकी जो एब्जॉर्प्शन है, बायोअवेलेबिलिटी है, इन्हेंस होती है। इसके अलावा उसकी सीएनएस एक्टिविटी भी इन्हेंस होती है। तो ऐसे अगर हम कंपाउंड्स में हम अपने के जो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोफोबिक एलिमेंट्स हैं या लिपोफिलिक एलिमेंट्स हैं, उसको हम इन्हेंस करेंगे तो उसकी जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो बढ़ेगी। तो पार्टीशन कोफिशिएंट इज डायरेक्टली रिलेशन टू द सीएनएस एक्टिविटी, ये हम मान सकते हैं। तो उसको क्वांटिफाई करना ही एक तरीके से QSAR का पार्ट है। सो जो साइंटिस्ट हैं आपके हेंस, इन्होंने 1964 पे एक थ्योरी दिया था, एंड दे प्रपोज दैट द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ऑफ द केमिकल इन्फ्लुएंस द बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड द सिमिलर कंपाउंड्स बिहेव द सिमिलरली। ठीक है, जो आपकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है किसी भी कंपाउंड्स की, वो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अगर हम स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी चेंज हो सकती है। या फिर बात करें हम लोग स्ट्रक्चरल एनालॉग्स की, तो सिमिलर स्ट्रक्चर हैव द सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो सिमिलर कंपाउंड्स बिहेव द सिमिलरली। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपका स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी अगर सेम होगी किन्हीं कंपाउंड्स की, तो वो कंपाउंड्स सेम एक्टिविटी शो कर सकते हैं थ्रू द सेम रिसेप्टर्स और टारगेट प्रोटीन्स, है ना। हम आगे बात करेंगे इस बारे में। सो QSAR इज अ मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी विच ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ द मॉलिक्यूलर सिस्टम एंड इट्स जियोमेट्रिकल, फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड कंपाउंड्स। तो जो भी आपके सिलेक्टेड कंपाउंड्स होंगे उनकी क्या बेसिक जियोमेट्री प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कोरिलेट करते हैं। वो है आपका बेसिकली QSAR। ACR में हम सिंपली स्ट्रक्चर को हम कोरिलेट करते हैं उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी से। अगर आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप को हम चेंज करके मिथाइल ग्रुप चेंज कर देंगे तो उसकी एक्टिविटी बढ़ सकती है, घट सकती है। ठीक है, बट वहाँ पे क्वांटिफाई नहीं है, वहाँ पे एक मैथमेटिकली मॉडल नहीं होता यूज़, इसमें हम यूज़ करते हैं। सो एक्टिविटी या बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज डायरेक्टली रिलेशन टू द फंक्शन इन ब्रैकेट प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2। तो आपकी प्रॉपर्टीज बहुत सारे हो सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को हम एक तरीके से आपके डिस्क्रिप्टर्स भी बोल सकते हैं। बात करें डिस्क्रिप्टर्स की, जिसे हम साइज हो, शेप हो, नंबर ऑफ एच बॉन्ड हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट्स हो, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ हो, लॉग पी हो, पार्टीशन कोफिशिएंट हो, हाइड्रोफोबिसिटी कांस्टेंट हो, तो बहुत सारे आपके डिस्क्रिप्टर्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कुछ देर बाद। ठीक है, तो क्या इसके बेसिक एडवांटेजेस हैं आपके QSAR के?
सर वी कैन प्रेडिक्ट द एक्टिविटी ऑफ अननोन और न्यू कंपाउंड्स, हम न्यू कंपाउंड्स की एक्टिविटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्ट द एक्टिव कंपाउंड्स, हम बहुत सारे जो केमिकल लाइब्रेरीज बनते हैं, अगर हमने स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के थ्रू SAR के थ्रू बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए, 100 कंपाउंड्स बनाए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 100 कंपाउंड्स ही एक्टिव होंगे, लेकिन उनको असेसमेंट करने के लिए अगर हम बायोलॉजिकल मेथड से जाएँ, बायोलॉजिकल या फिर बायो ऐसे प्रोसीजर करेंगे तो सारे का हमको करना पड़ेगा। तो उसमें आपके टाइम कंज्यूमिंग, केमिकल कंज्यूमिंग, आपके टाइम, मनी, एनिमल्स, बहुत सारी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। उसके थ्रू हम QSR के थ्रू हम क्वान्टिफाई कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर चेंजेस प्रॉपर्टी के बेस पे कौन कौन से जो कंपाउंड्स हो सकते हैं 100 में से वो हाईली एक्टिव हों। तो सपोज़ हमने 100 आपके 100 जो हैं ड्रग बनाए, है ना, हमने उसको QSR को स्क्रीनिंग किया, उसके थ्रू हमने देखा कि जो आपके 10 कंपाउंड्स हैं वो आपके मोस्ट इफेक्टिव होंगे या सिलेक्टिव हैं, मान लो मोस्ट इफेक्टिव हैं। फिर ठीक है, तो ये 10 कंपाउंड्स को ही हम फिर आपके लैब में सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है, फिर आगे जाके इसका हम लोग बायोलॉजिकल एक्टिविटी को टेस्ट करेंगे। ठीक, तो अल्टीमेटली जो आपके 100 से हम लोग केवल 10 पे आ गए, है ना, तो हमारा टाइम कंज्यूमिंग कम हुआ, हमारे लैब में जो केमिकल्स यूज़ होने वाले हैं वो भी कम हो गए। ठीक है, इस तरीके से QSR का हम या मॉलिक्यूलर डॉकिंग का हेल्प से हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं हमारे एक्टिव कंपाउंड्स को। एंड वी आल्सो एस्टिमेट द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अननोन कंपाउंड बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ नॉन कंपाउंड्स। तो नॉन कंपाउंड्स की हेल्प से, नॉन कंपाउंड्स हैं हमको जो हमको बोल सकते हैं लीड कंपाउंड, उस लीड कंपाउंड से, उस पेरेंट कंपाउंड से हम अगर डेरिवेटिव करते हैं तो उन डेरिवेटिव करने के बाद उनकी जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी से कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके QSAR का। सो इन द मॉलिक्यूलर डॉकिंग द जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बोथ लिगैंड्स एंड द टारगेट प्रोटीन्स आर मस्ट बी नोन, बट द QSAR is a method in which we can be applied regardless the whether the structure is known or the not। ठीक है, तो बात करें मॉलिक्यूलर डॉकिंग पे, तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग पे जो आपका लिगांड है, इसका 3D स्ट्रक्चर और आपके जो टारगेट प्रोटीन्स हैं इसका 3D स्ट्रक्चर हमको मालूम होना ज़रूरी है, इसेंशियल है। बट इसके केस में नहीं है, अगर हमको स्ट्रक्चर मालूम भी नहीं हो तो भी हम QSR के थ्रू उसको एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं, रिलेशन कर सकते हैं। तो ये बेसिक फ़ायदे हैं आपके QSR के। सो QSR एक्सप्लोर द गिवन प्रोटीन्स इंटरेक्ट्स विद द सम टेस्टेड कंपाउंड्स। एन एग्जाम्पल, इट्स मे बी नोन फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स दैट प्रोटीन्स अंडर इन्वेस्टिगेशन शो द साइन ऑफ एक्टिविटी अगेंस्ट द वन ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, सपोज हम बात करते हैं, कोई हम लोग टारगेट प्रोटीन सेलेक्ट कर लिए, ये हमारा स्ट्रक्चर वगैरह अननोन है, हमको पता है कि कुछ जो ड्रग हैं, मान लो आपका ग्रुप 1 वाले ड्रग हैं, वो इसके थ्रू जो हैं अपना एक्टिविटी को रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स देते हैं। तो हमको पता है प्रीवियस एक्सपेरिमेंट से कुछ लीड कंपाउंड्स हैं जो कि इस प्रोटीन्स के थ्रू एक्टिविटी शो करते हैं। बट हो सकता है कि जो ग्रुप 2 हमने बनाया है वो ग्रुप 2 इसके थ्रू एक्टिविटी ना शो करे, है ना, बट नॉट अगेंस्ट द अदर ग्रुप। इन टर्म्स द लॉक एंड की मेटाफोर, वी डोंट नो दैट व्हाट द लॉक लुक्स लाइक, है ना, हमको ये सब पता नहीं है, क्योंकि इसके केस पे जो है लॉक एंड की थ्योरी अप्लाई होता है, क्योंकि ये जो ग्रुप 1 वाले हैं वो इजीली आपके प्रोटीन से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये जो हैं प्रोटीन से आपका इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे ग्रुप 1, इसलिए वो एक्टिव शो कर रहे हैं। बट सेकेंड ग्रुप जो हैं उस प्रोटीन मॉलिक्यूल से, सपोज ये आपका स्ट्रक्चर होगा मान लो जो हमें पता नहीं है, तो उससे प्रॉपरली इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं, उसके साथ में जो बाइंडिंग एफिनिटी है प्रॉपरली नहीं है, जो स्टेबिलिटी है, जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, स्टेबल नहीं है, तो इसलिए वो अपना रिस्पॉन्स नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमको पता नहीं है कि जो लॉक है, जो आपके टारगेट प्रोटीन्स हैं, वो किस तरीके से दिखता है। बट वी नो विच की वर्क्स, बट हमको पता है कि कौन सा जो की है, जो कौन सा की है वो वर्क करता है और कौन सा की है वो वर्क नहीं करता। क्योंकि हम जानते हैं आपके लॉक एंड की थ्योरी पे, लॉक एक तरीके से टारगेट प्रोटीन्स होते हैं, की एक तरीके से लिगांड होते हैं। लिगांड ऐसे एटम्स हैं, ऐसे आपके फार्मूला है या फिर ऐसे आपके फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि ईजिली आपके टारगेट प्रोटीन से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बाइंड हो सकते हैं, उन्हें हम लिगांड बोल सकते हैं। और फार्माकोफोर वे कंपाउंड्स हैं जिनकी वजह से आपके रिस्पॉन्स हमको मिलेगा।
तो लिगांड अलग हो सकते हैं, फार्माकोफोर भी अलग हो सकते हैं। ठीक है, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। लिगांड बाइंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, फार्माकोफोर आपके एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है, याद रखिए। ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू बिल्ड ए QSR मॉडल फॉर डिसाइडिंग वाई सम कंपाउंड शो द साइन ऑफ एक्टिविटी एंड अदर्स डू नॉट, ए सेट ऑफ डिस्क्रिप्टर आर चूसन। तो उसके बेस में जो है हम लोग एक डिस्क्रिप्टर्स को चूज़ करते हैं, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पैरामीटर है कि हम कौन कौन से डिस्क्रिप्टर को चूज़ करेंगे। अगर हम सिनेस की एक्टिविटी को कोरिलेट कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है पार्टीशन कोफिशिएंट। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे क्या होते हैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में। तो पार्टीशन कोफिशिएंट या लिपिड सोलबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लिपिड सोलबल ड्रग ही आपके लिपिड बाइलियर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है या ब्लड बैरियर को क्रॉस कर सकता है, तो वो सिलेक्ट करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल देते हैं, अगर हमको एक बास्केटबॉल की टीम बनानी हो, है ना, तो बास्केटबॉल टीम बनाने के लिए हमारे पास अगर पूरे क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, तो हम उसको रेंडमली कैसे सेलेक्ट करेंगे? क्या उनके डिस्क्रिप्टर्स होंगे, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी? तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग बास्केटबॉल टीम के लिए, आपका हाइट, ठीक है, मसल्स स्ट्रेंथ, ठीक है, मूवमेंट, ठीक है, IQ, ब्रेन, आपके लेग मसल्स, तो बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं हो कि सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ फिट हों उस आपकी एक्टिविटी के लिए, बास्केटबॉल टीम बनाने के लिए। बास्केटबॉल टीम के लिए ज़रूरी क्या है? उस पर्सन में जो आपके हाइट हो, अच्छी हो, ताकि वो इजीली आपके जो बास्केट हैं, ठीक है, उसमें वो रीच कर सके। मस्कुलर स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होनी चाहिए, आपके लेग्स की भी मसल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि वो जंप कर सके। उसमें जो मूवमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए, मस्कुलर मूवमेंट है, जो आपका मोशन है वो, या फिर जो आपका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, रिस्पॉन्सिवनेस है वो अच्छी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी को हम सेलेक्ट करेंगे। लेकिन हम जो ब्रेन के स्ट्रेंथ हैं या IQ हैं, ये हम किस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी को जज करेंगे? हम उसको जज नहीं कर सकते। ये ज़रूरी नहीं कि जिसका दिमाग शार्प हो, अच्छा हो, वो बास्केटबॉल अच्छा ही खेलेगा, वो हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको एक्टिविटी के हिसाब से जो डिस्क्रिप्टर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं आपके ड्रग की, उसको प्रॉपर्ली सेलेक्ट करना पड़ता है। और ये जो आपके हैं, अगर हम 2-3 आपको डिस्क्रिप्टर्स या प्रॉपर्टीज़ चूज़ कर रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट हों, एक दूसरे से कोरिलेट ना हो, है ना। जैसे कि बात करें आपका अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आपका वेट भी अच्छा होगा। तो अगर हम वेट और हाइट दोनों को चूज़ कर रहे हैं तो एक दूसरे बायसनेस होगा रिजल्ट में, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूज़ करते हैं। हाइट, ठीक है, और मूवमेंट, मस्कुलर स्ट्रेंथ हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हाइट हो तो उसका मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी हो, क्योंकि जो लंबे होते हैं वो पतले भी हो सकते हैं, और मोटे भी हो सकते हैं, और फिट भी हो सकते हैं। तो हमको ज़रूरी है कि हाइट अच्छी होनी चाहिए, प्लस उसमें जो फिटनेस लेवल है, ठीक है, वो प्रॉपर हो, ना ज़्यादा आपका वेट कम हो या हाई हो, फैटी ना हो, उसका मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी हो। तो एक तरीके से ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो सेट ऑफ डिस्क्रिप्टर्स हैं वो हम चूज़ करते हैं, एंड दीज आर द एज्यूम टू इन्फ्लुएंस वेदर ए गिवन कंपाउंड विल बी सक्सीड और फेलियर टू द बाइंडिंग ऑफ गिवन टारगेट। तो ये जो डिस्क्रिप्टर्स हैं उन्हीं के बेस पे हम ये जज कर सकते हैं, ये एज्यूम कर सकते हैं कि इनका इन्फ्लुएंस जो है उनकी एक्टिविटी पे होगी, उनकी बाइंडिंग एफिनिटी पे होगी। द पैरामीटर सच एज द मोलेकुलर वेट, मोलेकुलर वॉल्यूम, इलेक्ट्रिकल, थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी आर यूज टू एज ए डिस्क्रिप्टर्स। तो बहुत से डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, हम आगे यूज़ करेंगे, पढ़ेंगे। सो QSR derived मॉडल विच डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो एक तरीके से मॉडल डेवलप करता है, मैथमेटिकली फार्मूला या इक्वेशन डेवलप करता है, जिसके बेस पे हम स्ट्रक्चरल फीचर्स को उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी से कोरिलेट कर सकते हैं, आइदर बाय द फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स लाइक द हेंस एनालिसिस, और बाय इंडिकेटर वेरिएबल्स इनकोडिंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स लाइक द फ्री विल्सन एनालिसिस, और बाय 3-dimensional molecular property of the profile of the compounds like the comparative molecular field analysis COMPA। ठीक है, तो ये बहुत सारे कुछ फीचर्स होते हैं। QSR बेस्ड हेमेट रिलेशनशिप यूटिलाइज द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी ऑफ द डिस्क्रिप्टर्स, जो आपके हेमेट रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये सब आपके जो या फिर टैप्ड इक्वेशंस हैं, तो ये एक तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स हैं, आपके जो स्टेरिक हिंड्रेंस हैं या फिर आपके जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं,
उनकी क्या बेसिक इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कैसे आपके जो पेरेंट कंपाउंड हैं उनको चेंज करते हैं, तो वो भी तरीके से डिस्क्रिप्टर्स में यूज़फुल होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जैसे कि बात करें पॉटसन कोफिशिएंट की, हेमेट आपकी इक्वेशन की, टॉप्ट इक्वेशन की, ठीक है, हेंस एनालिसिस की, तो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो बात करें डिस्क्रिप्टर्स की या प्रॉपर्टी या फीचर्स की, तो उसमें हो सकते हैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, स्टेरिक प्रॉपर्टी, लिपोफिलिसिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, शेप, चार्ज, पोलराइजेबिलिटी, ये वगैरह जो कि डायरेक्टली एक्टिविटी से कोरिलेट करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें अलग हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर्स की बात करें तो फर्स्ट आपका हाइड्रोफोबिक पैरामीटर्स। तो हाइड्रोफोबिसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं आपका पार्टीशन कोफिशिएंट, जितनी हाई होगी उतनी उसकी हाइड्रोफोबिसिटी या लिपोफिलिसिटी अच्छी होगी, मतलब उतना ही लिपिड फेवर करेगा, लिपिड लविंग होगा, याद रखिए। हेंस सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट्स, उसके अलावा हाइड्रोफोबिक फ्रेगमेंट कांस्टेंट्स, जिसे हम एफ से पाई से डिनोट करते हैं, याद रखिए। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जो अल्टीमेटली पार्टीशन कोफिशिएंट का ही एक छोटा भाई है एक तरीके से। सॉल्वेबिलिटी पैरामीटर्स लॉग एस। इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, इसमें आपके हेमेट कांस्टेंट आते हैं, आपके टॉप्ट कांस्टेंट, टॉप्ट इंडक्टिव या पोलर कांस्टेंट्स आते हैं, ठीक है। आपके स्वैन एंड लिप्टन फील्ड पैरामीटर है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट हैं, पी के और पी के बी वगैरह जो हैं वो आते हैं। स्टेरिक पैरामीटर में बात करें तो टॉप्ट स्टेरिक इक्वेशंस हैं, पैरामीटर्स हैं। मुलर वॉल्यूम, ठीक है, वंडर वाल्स रेडियस एंड वंडर वाल वॉल्यूम, मोलेकुलर रिफ्लेक्टिविटी आते हैं। आपके क्वांटम केमिकल डिस्क्रिप्टर्स में आपके जो हैं एटॉमिक नेट चार्ज, ठीक है, सुपर डीलोकलाइजेबिलिटी, ठीक है, एनर्जी ऑफ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलेकुलर ऑर्बिट EHOMO, एनर्जी ऑफ लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलेकुलर ऑर्बिटल ELOMO। तो ये सब आपके डिस्क्रिप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो हम पढ़ेंगे। स्पेशल डिस्क्रिप्टर्स में आते हैं जर्स डिस्क्रिप्टर्स, शेडो डिस्क्रिप्टर्स, रेडियस ऑफ गायरेशन, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये सब आपके डिस्क्रिप्टर्स में आते हैं। डिस्क्रिप्टर्स को हम डायमेंशनल के हिसाब से भी अलग अलग देख सकते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग मॉलिक्यूल्स हैं, उसको हम 0D या 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन या 4 डायमेंशन में हम कोरिलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि बात करें एग्जाम्पल के रूप में, 0 डायमेंशन डिस्क्रिप्टर्स में आते हैं आपके एटम काउंट, बाउंड काउंट, मोलेकुलर वेट, सम ऑफ एटॉमिक प्रॉपर्टी, केमिकल फार्मूला वगैरह आते हैं, जिसमें आपके ये सब जो हैं हम लोग वेट नंबर, हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम, हेट्रो एटम, नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब जो हैं आपके 0D डिस्क्रिप्टर्स हैं। 1 डायमेंशन डिस्क्रिप्टर्स में आते हैं फ्रेगमेंट काउंट्स। जैसे कि बात करें हम लोग अलग फ्रेगमेंट्स काउंट करते हैं, जैसे कि ये आपका अलग एटम्स हैं, एटॉमिक काउंट्स हैं, ये फ्रेगमेंट्स हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक फ्रेगमेंट ये हो गया, एक फ्रेगमेंट ये हो गया, एक फ्रेगमेंट ये हो गया, तो अलग फ्रेगमेंट्स से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके आते हैं प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वार्टनरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन इन द रिंग, टर्सरी कार्बन इन द रिंग, क्वार्टनरी कार्बन इन द रिंग, अनसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कार्बन, बेंजीन रिंग मतलब एरोमेटिक रिंग, ठीक है। नंबर ऑफ एच बॉन्ड डोनर एटम, नंबर ऑफ एच बॉन्ड एक्सेप्टर एटम, अनसैचुरेटेड इंडेक्स, हाइड्रोफिलिक फैक्टर्स, मोलेकुलर रिफ्लेक्टिविटी। तो ये सब आते हैं आपके 1 डायमेंशन डिस्क्रिप्टर्स में। 2 डायमेंशन डिस्क्रिप्टर्स में आते हैं आपके टोपोलॉजिकल डिस्क्रिप्टर, जिसमें आते हैं आपके जेब्रा इंडेक्स, सॉरी जाग्रेब इंडेक्स, वेनर इंडेक्स, बलम जे इंडेक्स, कनेक्टिविटी इंडाइसेस, चाई, कापा सिप इंडाइसेस वगैरह आते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट आपका 3 डायमेंशन डिस्क्रिप्टर्स, ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्टर जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें आपकी रेडियस ऑफ गायरेशन, ई स्टेट टोपोलॉजिकल पैरामीटर्स, 3D वेंडर इंडेक्स, 3D ब्लाम इंडेक्स, बहुत सारे जो आपके सरफेस एरिया हैं, वंडर वाल सरफेस एरिया, सॉल्वेंट एक्सेसिबल सरफेस एरिया, पोलर सरफेस एरिया, आइसोट्रोपिक सरफेस एरिया, नॉन स्पेसिफिक इंट्रैक्शन विद द सॉल्वेंट, हाइड्रोफिलिक सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सॉल्वेंट एक्सक्लूड वॉल्यूम, तो बहुत सारे आपके डिस्क्रिप्टर्स हैं जो आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे कि बात करें हम जो आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हम लोग रिविजन करते हैं उनके डिस्क्रिप्टर्स पे। फिर हम मॉडलिंग करते हैं, चाहे वो लीनियर मॉडलिंग हो चाहे नॉन लीनियर मॉडलिंग हो। तो ये आपके बहुत सारे मॉडलिंग के टेक्निक्स हैं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है, पार्शियल लिस्ट स्क्वायर है, लीनियर डिस्क्रिमेंट एनालिसिस वगैरह हैं, नॉन लीनियर में आपके बेस क्लासीफायर वगैरह बहुत सारे हैं। उसके थ्रू फिर हम उसकी प्रॉपर्टी को जज करते हैं। तो उसमें डिस्क्रिप्टर्स में 2D डिस्क्रिप्टर्स और 3D डिस्क्रिप्टर्स हम आगे बात कर चुके हैं, ये सब आते हैं। तो ये आपका बेसिक्स हैं QSR का, जिसमें
0D QSR, 1D QSR वगैरह होते हैं। ठीक है, आपके एमएससी केमिस्ट्री या बी फार्म 6 सेमेस्टर के लेवल तक बेसिक्स ही पढ़ना है, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। बेसिकली आपका QSR एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल आपका है। जब तक आप उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, सॉफ्टवेयर बेस्ड एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, एक तरीके से आपके कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन का पार्ट है, तो उसका यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको डिटेल में समझ में नहीं आएगा। एज ए रिसर्चर आपको QSR को अलग से डीप में पढ़ना पड़ता है विथ एक्सपेरिमेंट, तो उसमें चीज़ें जो हैं और क्लियर होती हैं। बट मैं जितना 2-4 बुक पढ़ा हूँ, क्योंकि मेरे लिए टॉपिक भी नया था, तो उस हिसाब से मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि आपको समझ में आ सके QSR है क्या, किस तरीके से हम QSR को यूज़ करते हैं आपके ड्रग डिज़ाइन में। ठीक है, SAR से क्या डिफरेंट है QSR, इसमें क्वांटिटेटिव यूज़ होते हैं, मतलब एक मोलेकुलर फार्मूला, एक मैथमेटिकल फार्मूला हम क्रिएट करते हैं, इक्वेशंस क्रिएट करते हैं, और उन डिस्क्रिप्टर्स की हेल्प से हम उसकी एक्टिविटी को जज करते हैं। जैसे कि बात करें लॉग पी पार्टिशन कोफिशिएंट की, पार्टिशन कोफिशिएंट जितना हाई होगी उसकी जो सीनेस की एक्टिविटी हाई हो सकती है, उसकी जो एब्जॉर्प्शन है, बायोअवेलेबिलिटी है, उतनी हाई हो सकती है, क्योंकि हाईली लिपिड सोलबल ड्रग ही आपके लिपिड बैरियर को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक ड्रग हैं वो आपके सीरम या प्लाज्मा में हो सकते हैं, जबकि लिपिड सोलबल ड्रग आपके सेल्स के अंदर पे प्रेजेंस हो सकते हैं। तो ये आपके डिस्क्रिप्टर्स के बेस पे हम उसकी एक्टिविटी को जज कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टर्स हैं जो आपको पढ़ना है आपके सिलेबस वाइज, वो है पार्टिशन कोफिशिएंट, हेमेट्स इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर, टैप्स स्टेरिक पैरामीटर्स एंड हेंस एनालिसिस, जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे कि हम देख सकते हैं ये आपका इक्वेशंस हैं, है ना, ये इक्वेशंस हैं। तो इन इक्वेशंस को किस तरीके से हम हेल्प लेते हैं, हमारे जज करते हैं हमारी एक्टिविटी पे, तो वो बेसिकली हमको पढ़ना है नेक्स्ट क्लासेस में। So these are the basics about the QSAR. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you. Keep watching.